नमस्कार। सार्थक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ब्रिजेंद्र चौधरी। आज दर्शन शास्त्र में हम बात करेंगे कि दर्शन शास्त्र विषय की तैयारी हम किस प्रकार से करें। लास्ट वीडियो में हमने सिलेबस पे चर्चा की। देखो, नया सब्जेक्ट है और नए सब्जेक्ट के साथ काफ़ी समस्याएं भी होती हैं, लेकिन एक चीज़ फैक्ट है कि सेकंड ग्रेड एसएसटी में जितने भी ये छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, सफलता में भूमिका इन्हीं की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्यों महत्वपूर्ण होती है कि सभी विषय को लगभग एवरेज 17 प्रश्नों का वेटेज दिया गया, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, ठीक है, चाहे आपके सोशियोलॉजी हो, चाहे पवेड हो, चाहे फिलोसॉफी हो। दूसरा, सिलेबस बहुत ही सीमित और व्यवस्थित रखा गया है। कम समय में कैसे हम बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं और किस तरीके से इसकी हमें तैयारी करनी चाहिए, उसकी आज चर्चा हम करते हैं। देखो, पहली चीज, सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस सबसे छोटा था जिसकी हमने चर्चा की। अगर कुछ मटेरियल की बात करें तो सबसे बेस्ट है कि हम एनसीईआरटी 11th और 12th दोनों की पुस्तक रखें और वहाँ से कुछ टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं। दूसरा, हम लोग आपको ई नोट्स प्रोवाइड जो कराएंगे, जो क्लासेस चलेंगी उसके साथ के साथ आपको नोट्स जो मिलेंगे उनको साथ के साथ पढ़ते चलें। बस दर्शन शास्त्र में एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि दर्शन शास्त्र का रिवीजन आपको डेली करना है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो शब्दावली है, जब हम एक बार उसका अर्थ क्लियर करते हुए चलते हैं और आप उसको रिवाइज करते हुए चलते हो, तो वो शब्दावली का अर्थ क्लियर रहता है। नहीं तो जब हम लंबे समय के बाद वापस से इसको उठाते हैं तो शब्दावलियों का अर्थ एक तो हम भूल जाते हैं और कई बार अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। ये गलती कभी भी नहीं करनी है। इस विषय की आपसे एक ही डिमांड है कि यदि आप पर डे मात्र 10 मिनट भी अगर इस विषय को दे दिया आपने और इस विषय को 2-3 बार आपने लगातार रिवाइज कर लिया, ये विषय आपको बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस देकर जाएगा। एग्जाम हॉल में जब भी हम क्वेश्चंस को पढ़ें तो क्वेश्चंस को बड़े शांति और धैर्य के साथ पढ़ें। या घर पे भी आप जब पढ़ाई करते हो तो इस विषय के साथ आप जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि यदि आपने जल्दबाजी की तो अर्थ का अनर्थ होने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। अनेक शब्द ऐसे आते हैं जो पहली बार जिनसे हमारा परिचय होता है। दूसरा, हम बात करें, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो अर्थ को लेके आपको समस्या आएगी। एनसीईआरटी आपको तब बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी जब पहले आप क्लास ले लें, क्लास के साथ ही एनसीईआरटी से उस यूनिट को पढ़ें और अगर कोई शब्द में इश्यू है तो नेक्स्ट क्लास जब आपकी रहे तो आप पूछ सकते हो कि साहब इस शब्द का अर्थ मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो साथ के साथ हम अर्थ भी क्लियर करते हुए चलें। यानी कि ओवरऑल हम बात करें तो इस विषय में सिर्फ शब्दावली या अर्थ एक बड़ी महाभारत है। दूसरा, ये विषय हम पहली बार पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि या तो हमारे ग्रेजुएशन में हो, 99% बच्चे ग्रेजुएशन में फिलोसॉफी लेते नहीं है, इससे पहले ही दूर भागते। दूसरा, पाश्चात्य दर्शन की विशेषकर बात करें तो पाश्चात्य दर्शन के जो टॉपिक हैं उनके प्रति हम पहले से ही कंफर्ट जोन नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो भारतीय दर्शन में जैसे कि वेद हुआ, उपनिषद हुए, ठीक है, आपके जैन हुआ, बौद्ध हुआ, गांधी जी हुए, गीता हुई, तो इनकी कहीं न कहीं चर्चा हम इतिहास में पढ़ते रहते हैं। गीता की विशेषकर नहीं मिलती है, बाकी यूनिट्स भारतीय दर्शन की आपको इतिहास में टच रहता है।
लेकिन इतिहास का परसेप्शन अलग है और दर्शन शास्त्र का परसेप्शन अलग। लेकिन उससे हमें फ़ायदा ये मिल जाता है कि वो शब्दावली कहीं न कहीं थोड़ी-सी हमारे टच में होती है, तो उसका हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है? तैयारी के अगर तरीके और देखें, तैयारी के समय एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करें, चाहे आप ऑनलाइन जब क्लास ले रहे हैं, चाहे एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, तो साथ के साथ आप हैंड रिटन नोट्स की भी एक प्रैक्टिस रखें। आपको नोट्स तो प्रोवाइड होंगे, लेकिन वो नोट्स आपको आउटपुट तब देंगे जब आप अपने भी कुछ नोट्स खुद बनाओगे। आपने पढ़ा, उसको साथ में लिखते गए, क्योंकि मेमोरी का जो फंक्शन है, मेमोरी का फंक्शन कहता है कि आपने सुना और देखा, साथ में लिखते भी हैं तो साथ के साथ एक अभ्यास हो जाता है। क्योंकि मनोविज्ञान कहती है आपकी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें जाती हैं, उसके लिए कहीं न कहीं अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप पढ़ाई कर रहे हो, एक तो सुन रहे हो, आप देख रहे हो और साथ में यदि आप लिख भी रहे हो, तो आप सोचिए कि एक साथ आपका अभ्यास हुआ। क्योंकि नर्वस सिस्टम से सूचना जाती है। तो दर्शन शास्त्र में ये पद्धति हमको पढ़ने की विशेषकर अपनानी पड़ेगी। दूसरा, पढ़ते समय क्योंकि दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो दर्शन शास्त्र की एक शर्त है कि किसी भी चीज़ को हम एकाग्रता के साथ पढ़ें, उसे ध्यान पूर्वक पढ़ें और उसे हम श्रद्धा के साथ पढ़ें। ये हम आपसे वादा करते हैं कि आपके दर्शन शास्त्र विषय में 17 में से 16 प्रश्न और संभवतः 17 प्रश्न आपके क्लास से बाहर नहीं जाएँगे। बस आप एक तो साथ के साथ रिवाइज़ करें, साथ के साथ क्वेश्चंस हल करते चलें, ठीक है? और एग्ज़ाम हॉल में उसको हम प्रश्नों को हम बहुत ही धैर्य के साथ पढ़ें और उस लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करें कि आखिर वो पूछना क्या चाहता है। अगर आपने वो शब्दावली समझ ली, तो आप उसका आंसर बहुत ही आसानी से दे दोगे, ठीक है? ज़्यादा भटकना नहीं है अपने विषय में। आप मार्केट से जो गाइड लाओगे, गाइडों में बहुत ही उल्टा-सुल्टा दिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर गाइडें जो है नॉन फिलॉसफी वाले व्यक्तियों ने लिखी गई हैं, क्लास नोट्स लिए और गाइड में कुछ चीज़ें ऐड करके लिख दी। फिलॉसफी वो डिमांड नहीं करती, फिलॉसफी डिमांड करती है फिलॉसफी की भाषा और शब्दों को कितनी सरलता के साथ प्रेज़ेंट किया जा सकता है, फिलॉसफी में वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्लिष्ट शब्द को आसान कैसे बनाना है, उसको किस तरीके से हमें समझना है, जो हमारी भाषा में समझ सकें, वही अर्थ आपको हमेशा याद रहता है। तो कहीं भी दाएँ-बाएँ नहीं भटकना है, सिर्फ़ आप क्लास पढ़ें, क्लास को समझें, क्वेरीज़ करें, कोई भी प्रश्न है उनको पूछें, उनका अर्थ पूछें। आपको 16 से 17 प्रश्न क्लास से बाहर नहीं जाएँगे। ये प्रॉमिस है हम लोगों का। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये वास्तविकता है। गत वर्षों में भी ऐसा हुआ और संभवतः आगे भी ऐसा होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आप लोगों से जुड़ रहे हैं। पहले भी लगातार पूरे प्रश्न क्लास नोट से ही आए हैं। आगे भी माँ शारदे से ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आगे भी आएँ और हम बस शब्दावली को थोड़ा-सा व्यवस्थित और ध्यान से करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक